कार्यक्रम में माँ शारदे को नमन करते हुए इस कार्यक्रम की जो कड़ी है उसका प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम की जो थीम है, इसका जो विषय है, आप सभी को पता है, पर मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा। आपके ही अग्रज जो है श्री धीरज जी गोड़, जो पूर्व में इतिहास बैच के विद्यार्थी थे, लेक्चरर चयनित रहे, अपनी तैयारी को उन्होंने नियमित रखा और अभी हाल ही में आरबीसी के द्वारा कॉलेज एजुकेशन में विषय इतिहास असिस्टेंट प्रोफेसर परिणाम जो जारी हुआ, उसमें धीरज जी ने 5वीं रैंक हासिल की। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जोरदार तालियों के द्वारा इस बात का समर्थन करें। कार्यक्रम टीम के वरिष्ठ सदस्य श्री सुभाष जी से आग्रह करूँगा कि आज के कार्यक्रम के अतिथि श्री धीरज जी को मंच की ओर लेके आएं। तालियों के द्वारा धीरज जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धीरज जी हमारे साथ में मंच पे आ चुके हैं। आपके सामने मंचासीन है धीरज जी गोड़। पहले भी आपने शायद जब इस संस्था की शुरुआत की गई 7 अक्टूबर 2021 को, तो उस समय भी धीरज जी आए थे और इन्होंने अपनी जो तैयारी है, किस प्रकार की तकनीकी रही, किस प्रकार की इनका संघर्ष रहा, उन सब चीज़ों के बारे में धीरज जी ने आपको बताया। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले, जैसे कि एक परंपरा रहती है कि हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले माँ शारदे से स्वीकृति लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। दीप प्रज्वलन के उपरांत हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इसी कड़ी में मैं संस्था के प्रबंधक श्री केसर जी और सुभाष जी सर और धीरज जी से आग्रह करूंगा कि आप माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करें और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। ये उम्मीद रहेगी कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आप जिस मनोयोग से यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो अचीवमेंट आप चाह रहे हैं वो आपको मिले और 2023 में आप सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एज ए लेक्चरर जो है, चाहे वो विषय आपका हिंदी रहे, चाहे वो पॉलिटी रहे या हिस्ट्री रहे, आप पद स्थापित हों। जितने बड़े पेपर रहे हैं, चाहे वो विषय इतिहास के रहें, चाहे बड़े पेपर जनरल पेपर के बिग पेपर रहें, उनमें जिन विद्यार्थियों की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक रही, उन विद्यार्थियों को भी ग्रीन पेन देके सम्मानित किया जाए। ये चीज़ें इसलिए की जा रही है कि अन्य विद्यार्थी जो है उनमें भी उत्साहवर्धन हो और वो भी ऐसा प्रयास करें कि आगामी होने वाले बड़े पेपर में वो रैंक लेके आएँ और जब भी आगामी ऐसा कार्यक्रम हो तो वो भी अग्र की 2 या 3 पंक्तियों में विराजमान हो। जी ने मुझे बताया कि वर्ष 2002 में कक्षा 11 पास करने के साथ में ही धीरज जी भारतीय थल सेना में एज ए सैनिक के रूप में इन्होंने सेवा में प्रवेश लिया। सेना में लगभग 17 साल इन्होंने लगातार सेवा दी और उसके बाद में वहाँ से सेवानिवृत्ति इनकी जो रहती है वो रहती है अप्रैल 2019। मैं पुनः इस तिथि को रिपीट करना चाहूँगा और आपको ध्यान भी रहे और आप भी इस तिथि को अपने जीवन में उतारें। सेवानिवृत्ति जो इनकी रह रही है वो रह रही है अप्रैल 2019 और हमेशा सेवानिवृत्ति जो है वो उस माह की अंतिम तारीख होती है।
उसके बाद में धीरज जी सूरतगढ़ में आए तैयारी करने के लिए। सूरतगढ़ का जो संस्थान जिसके बारे में हम सब परिचित हैं, जिस संस्थान का मैं विद्यार्थी हूँ, वो संस्थान है भाटिया आश्रम। धीरज जी वहाँ पे आए और वहाँ पे इन्होंने प्रवेश लिया व्याख्याता इतिहास बैच में। वो तिथि कौन सी है? वो है 1 मई। अब आप देखें सेवानिवृत्ति कितनी तारीख को? 30 अप्रैल। और वहाँ जो प्रवेश है वो कितना है? 1 मई। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या कोई तिथि नजर आ रही है क्या? नहीं आ रही। तो पहली जो बात है वो सफलता की है, वो यही कड़ी है। इस बात से आप सीखें कि अगर धीरज जी ने पहले प्लान कर लिया था कि आखिर सेवानिवृत्ति के बाद में मैंने जो है वो किस चीज़ की तैयारी करनी है, और एक दिन भी गवाए बगैर, आप सोच लें बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने 24 तारीख को रीट दी और फिर गांव में विराजमान हो गए 5, 6, 7 दिन, खेतों में घूमना, छोटे मोटे काम करना, हताइयाँ करना। पर देखो धीरज जी ने 17 साल की सेवा के बाद में भी एक दिन नहीं खराब किया, और सफलता का कारण भी यही है। अगर इनकी इतिहास व्याख्याता बैच में वर्ष 2021 में अगर इनकी रैंक जो है वो 16वीं रहती है, तो यही कारण है कि 16वीं रैंक रही। उसके बाद में एग्ज़ाम जो रहा वो रहा स्कूल व्याख्याता का जनवरी 2021 के अंदर, जो है 19 के अंदर, 20 में। तो ये जो समय निकल के आता है वो आता है मई से लेकर दिसंबर तक 8 महीने, मतलब 240 दिन। मात्र 240 दिन में विषय बिल्कुल नया, तैयारी बिल्कुल नई, और धुरंधर विद्यार्थियों में उतरना, और 240 दिन में रैंक ले आना 16वीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मार्च 21 में व्याख्याता पद पे कार्य ग्रहण के उपरांत इन्होंने एक भी दिन जो है वो फिर भी नष्ट नहीं किया, और वापस उसी आगे के टारगेट पे जुट गए। वो टारगेट जो इनका था वो था कॉलेज व्याख्याता विषय इतिहास। आगामी इसी तैयारी को जारी रखते हुए और इन्होंने पूरे राजस्थान में 5वीं रैंक ग्रहण की, वो भी हम सभी के लिए बहुत ही प्रशंसनीय बात है। तो स्वाध्याय टीम, स्वाध्याय के जो सदस्य हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अतिथि स्वागत परंपरा में श्री धीरज जी का माला पहना के स्वागत करें। और इस कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा श्री केसर जी राव। और स्वागत की इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा श्री सुभाष जी शर्मा और सुभाष सर श्री धीरज जी गौड़ को माला पहनाकर इनका स्वागत करेंगे। श्री सुभाष जी शर्मा। सुभाष जी इस संस्थान में 2 जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, साथ में अध्ययन और साथ में अध्यापन। सुभाष जी के द्वारा रीट बैच जो पूरा संपन्न करवाया गया, और मैंने सिर्फ एक पेपर का उदाहरण डाला था, पेपर संख्या 62। टोटल 96 पेपर स्वाध्याय के द्वारा रीट में लिए गए थे, मात्र एक ही पेपर में 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन रीट एग्जाम में थे। तो स्कूल व्याख्याता में तो आप सोच ही सकते हो कितनी बार आएंगे, 1% कई बार आपका जो है वो रिपीट होगा छोटे और बड़े पेपर में। स्वागत की इसी कड़ी में मैं केसर जी से कहना चाहूँगा, और सुभाष जी भी साथ में श्री धीरज जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी गौरव की कोई बात नहीं हो सकती, और इसीलिए मैं कभी प्रशासनिक सेवा की ओर मेरा रुझान नहीं हुआ। ये चीज़ जो आपको मिल सकती है ना, कि एक आप अपने सपनों को एक विद्यार्थी में जब देखते हैं तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। तो ऐसी उम्मीद मैं आप सभी से करता हूँ कि एक जल्दी वो दिन आए जब मैं अपने हाथों से आप सभी को ऐसे साफा पहनाऊँ और ग्रीन पेन फेस्टिवल में आप भागीदार बने। जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ उसी दिन धीरज जी का मेरे पास में फ़ोन आ गया था कि सर मैं संस्थान में आना चाहूँगा, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि जो विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं व्याख्याता की, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। क्योंकि एक जो सच्चा शिक्षक होता है ना, उसे मन में ये बातें लगती है और वो समझ भी जाता है कि विद्यार्थी जो है वो किस कारण से इस कड़ी में पिछड़ रहे हैं, या उनके मन में क्या एक डर प्रवेश कर रहा है।
तो मैंने कहा ज़रूर जब भी हम आगे कोई ऐसा समय निश्चित होगा, और बात भी हुई हमारी कि रीट एग्ज़ाम के बाद में अगर ये रखा जाए कार्यक्रम तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और जैसे ही धीरज जी की तरफ से हमें समय दिया गया और इस कार्यक्रम को रखा गया, तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कहूँगा कि मंच पे धीरज जी आएँ और जो बातें मैं बता रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा विस्तृत रूप में धीरज जी स्वयं आपको बताएं तो ज़्यादा वो फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगी। श्री धीरज जी। दोलाराम और बिश्नोई जी, राकेश जी बिश्नोई और शर्मा जी, और लेडीज में भी कई मेरे साथी रहे होंगे उन दौरान, और उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ पे एक मौका मिला है आज आपसे रूबरू होने का। तो सफलता बहुत ही आसान है, मेरे जैसा फौजी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है तो आप सभी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। सिर्फ वो सर भी मेरे जान पहचान के वो बैठे सर, पूरे कैलाश साहब। तो मैं यहाँ पे रहा, पर मैं किसी को जानता ना, शक्ल से पहचानता हूँ 2-4 लोगों को, क्योंकि मैं क्या है कि तुरंत यहाँ रुकता नहीं था, तुरंत भाग जाता था, तुरंत आता था जाता था। समय मैं किसी से मिला नहीं कभी। यहाँ पे मेरा कमरा भी बहुत कम लोग जानते थे जहाँ मैं रहता था, कोई जानता नहीं था। मोबाइल मेरा छोटे वाला था, अब तो मेरे प्रिंसिपल साहब ने बड़ा मोबाइल खरीदवा दिया मुझे, बोला कि नहीं अब बड़ा मोबाइल लेना पड़ेगा, छोटे मोबाइल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्माइल कंटेंट भेजना पड़ता है ना, इसलिए मुझे बड़ा मोबाइल लेना पड़ा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि सुमेर सिंह जी में आप विश्वास रखते हुए आप प्रतिदिन 8-10 घंटे पढ़ते रहें। यदि एग्ज़ाम आगे चला जाता है तो कई लोग क्या होता है गांव चले जाते हैं, आप ऐसा नहीं करें, आप इसको युद्ध समझें और अपनी तैयारी को 2 भागों में बांट लें। अगर आगे आप कॉलेज लेक्चर को भी करते हैं या कुछ भी करते हैं जीवन में, शांति काल और युद्ध काल। शांति काल की तैयारी वह होती है जो कि विज्ञापन से पहले जो तैयारी होती है, और युद्ध काल की तैयारी वह होती है जब विज्ञप्ति आ जाती है और एग्ज़ाम के दिन करीब होते हैं। तो आप युद्ध स्तर पर आपको झोंक दो, क्योंकि जीवन में कुछ भी पाने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, आपकी समय की, आपकी नींद की और आपके दोस्तों की। तो थोड़े समय आप ये कुर्बानी दें, 8-10 घंटे 12-13 घंटे पढ़ते रहे, और मैं गारंटी देता हूँ ये कोई गुट्टी आपको घोट के नहीं पिला सकता, कि कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता। आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा कि मुझे तो एक पद लेना है, मुझे तो एक पद लेना है। और सर जो बता रहे हैं उस शेड्यूल को करते रहे, ये नहीं सोचें कि मैं अपनी मर्जी का, सर तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ऐसा नहीं सोचें। जो आपको शेड्यूल मिला है उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें। यदि कुछ छूट भी जाए तो घबराएं नहीं, क्योंकि सुमेर जी का जो शेड्यूल है वह सुनामी है, वो दोबारा घूम के फिर आता है, बहुत जल्दी घूमता है और वापस आ जाता है वो। तो आपको दोबारा जब कुछ छूट गया तो दोबारा मौका मिल जाएगा, या संडे वनडे होता है तो आप उसको पढ़ लें, और आप निरंतर पढ़ते रहेंगे और निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आप श्योरली कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। सदैव ऊर्जावान बने, सुबह जल्दी उठने की आदत रखें, रात को 11-12 बजे सो जाएं, 4-5 घंटे सोएं, सुबह लेट नहीं उठें, क्योंकि एक कहावत है जो लेट उठता है वह लेट ही सब कुछ काम करता है। तो जल्दी उठ जाएं, अपना दिन जल्दी शुरू करें, 5 बजे कम से कम 5 बजे। रात को 12-11 बजे सोते हैं, 5 घंटे दिन में रात में सोएं और दिन में 1-1.5 घंटा दिन में सो जाएं यदि सोना चाहें तो, क्योंकि समय तो 24 घंटे ही है। आप वो कहीं ना कहीं, ये नहीं कई लोग नहाते हैं तो बहुत सारा समय लेते हैं, खाना खाते हैं तो वो बहुत 1.5 घंटे तक खाना ही खाते रहते हैं, ऐसा नहीं। आपका हर समय क्योंकि समय तो 24 घंटे ही है। यदि आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, एक्चुअल मेरा RS बनने का इरादा था, और किंतु परिस्थितियाँ ऐसी रही, सुमेर जी से मिला और फिर मेरे को इतिहास में रुचि आने लगी कि मैं क्या इतिहास में ही करेंगे। समय कम था, किंतु सर को हमने बिल्कुल सर बोलते थे, कई लोगों को लगती थी कि बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, किंतु कई मेरे योग्य साथी यहाँ पे बैठे हैं, बहुत योग्य लोग हैं। मैं मानता हूँ कि वो न केवल कई मैडम लोग और कई सर लोग, उनको देख से आई वो पेपर थोड़ा आगे बढ़ा, वो घर चले गए, इस दौरान उनकी जो तैयारी है वह टूट गई। तो मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि आप समय को बचाते हुए, समय आपके पास उतना ही है, उसको हर पल का उपयोग करते हुए और तैयारी करें। और मैं बता रहा हूँ, आप बैठे इसमें से एक भी आदमी सिलेक्शन से नहीं चूकेगा, मैं लिख के मुझसे ले लो। ये फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, कॉलेज लेक्चर बनना कोई बड़ा कोई ओलंपिक का मेडल नहीं है जो नहीं ले पाएगा कि 180 देशों में से एक को मिलना है।
यहाँ तो 700 पद है एक राज्य में, क्यों नहीं मिलेगा आपको? सभी को मिलेगा, ये तो सभी को मिलेगा। माँ सरस्वती का प्रसाद है, सभी को मिलेगा। समर्पित कर दीजिए अपने आप को, इस समर में आप अपने आप को समर्पित कीजिए। मैं वादा दिलाता हूँ, आप सुमेर सर विश्वास रखिए, 100% आपकी सफलता आएगी। आज मुझसे लिखवा लीजिए, सिर्फ अपने विश्वास करें कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये मन में भावना रखें। 100% होगा, क्योंकि मैंने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से, सच बता रहा हूँ, जीरो से। कोई बोले कि सेना में 17 साल करने के बाद आदमी खत्म हो जाता है, वो भी 13 साल कश्मीर में मैंने नौकरी की है। 13 ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई स्पेंड इन JNK। ऐसी कोई रात नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं जब ऑपरेशन नहीं करने गए, क्योंकि अभी आराम हो गया इसलिए मैं फूल गया हूँ, क्योंकि हमें कभी आराम मिला नहीं। अभी इतना आराम मिल गया है कि हम फूलते जा रहे हैं दिन पर दिन, क्योंकि अब आराम मिल गया। वो आराम कभी देखा नहीं था जीवन में, इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी थी। और कॉलेज व्याख्याता के दौरान मुझे अपने स्टाफ से भी बहुत सहयोग मिला। मेरे स्कूल में जो व्याख्याता है और मेरे जितना भी स्टाफ है, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और हमेशा मुझे मतलब समय दिया कि आप पढ़ो, आप मोटिवेट भी किया। आज उसी के कारण मैं मेरे कहीं ना कहीं मेरे साथियों का भी मैं सहयोग मानता हूँ कि, और सुमेर सिंह जी ने भी मुझे गाइडेंस दिया, इस कारण मैं आज आपके समक्ष हूँ। किंतु अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको एक पद प्राप्त करना है, आप अपने आप को झोंक दे। आज से आप प्रण बना ले कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगली बार जब ग्रीन फेस्टिवल में मिलेंगे तो इनमें से एक भी बंदा नहीं चुकेगा, एक भी मैडम नहीं चुकेगी, सभी लोग आप सिलेक्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हाँ सर, पक्का। मैं ज़्यादा तो हो जाएगा सर फिर, क्योंकि हम कम बोलते हैं सर। और बोर तो नहीं हो गया कोई, किसी को बेकार लग रहा हो? कई लोगों का जवाब ये आता है कि स्पेशल कुछ नहीं होता, आप खुद ही स्पेशल हो, अपने तरीके बनाओ। और एग्जाम के लिए हम तैयारी करते हैं और सफल भी होते हैं, असफल भी होते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि फेलियर्स हमें अच्छी चीज़ बताते हैं कि ये कमी रही और इन चीज़ों को सुधार करिए। सफलतम व्यक्ति अपने प्लस पॉइंट ही बताता है। लेकिन जैसे मैंने रीड की तैयारी की अभी 15-20 दिन के लिए, तो मैं तैयारी कर रहा था, तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आया, 1 हफ्ता बचा ना, तो उसमें हल्की सी घबराहट हुई कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो उसमें जल्दबाजी की वजह में पढ़ने लगा, जैसे मनोविज्ञान है उसको पढ़ने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कर क्या रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही। फिर रुक गया कि मैं समझ के पढ़ता हूँ, धीरे धीरे पढ़ता हूँ, तो लगा कि बिल्कुल जाम सा हो गया। इसका क्या इलाज जब एग्जाम नजदीक आता है? सर बिल्कुल वाजिब पर्सन, क्योंकि जो बोलते हैं जो मेहनत करता है उसी को डर लगता है, जो मेहनत करता है उसी को डर लगता है। जिसने नींद ली है, मज़े मारे, उसको कोई डर नहीं लगता। तो जो आपका डर था वो आपकी मेहनत जो आपने की और जो आपकी आशाएं थी, इस कारण आपको ऐसा लग रहा था, किंतु आप चयनित अवश्य होंगे, मेरा विश्वास है ऐसा, क्योंकि आपने मेहनत की है। बिल्कुल, आपके मन की कोई उद्गार है तो आप पूछ सकते हैं। मन में कोई भी पर्सन लेके घर ना जाए, किसी का कोई पूछ लीजिए, बता देता हूँ कैसा। देखो कोई ये जितने यूट्यूबर्स होते हैं ना, ये सब कुछ नहीं है। अपने गुरु में आप विश्वास करें, अपने साथी, पुराने साथी अमर में विश्वास करें। वो सब यूट्यूबर, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो। आर्य इज़ द बाइबल, आर्य बाइबल है, उसको पढ़ लें आप। कॉलेज लेक्चर आर्य पढ़ के आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं इंडिया का। बार बार आप आर्य पढ़ लें, मैं लिख के देता हूँ, आप आर्य पढ़ लें। आर्य इज़ द बाइबल, गीता जो भी आप माने वो है, कुरान माने तो कुरान भी वही है, सब कुछ वही है। सही बोला आपने। सर जैसा बताते हैं वैसा करते रहो, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार सर आपसे आशाएं करते हैं कि रिजल्ट अच्छे रहे, तो इस दौरान
सर क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट उसका पालन करे, तो कई बार क्या शिक्षक को कभी हार्ड भी होना पड़ता है। तो आप इन चीज़ों को नहीं, क्योंकि आपके अंतिम तौर पर आपकी भलाई सोची जा रही है, क्योंकि चयनित होना है, चयनित होने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। गवर्नमेंट में आपको एक ATM मिलेगा जो 1 तारीख को आप डालोगे और ऐसे पैसे निकल जाएंगे, है ना, मशीन में मिल जाएगा ATM, तो वो मिल जाएगा आपको। और फिर आपको समाज में इज्जत भी मिलेगी, और आपके बच्चे हैं या आपकी जिम्मेदारियां आप उसको बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे, है ना। तो आप ये सपने सोचें, बड़ा सोचें कि मैं बन सकता हूँ। व्याख्याता बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ, एक हवा क्रिएट हो रखा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप, मैं बता रहा हूँ, सभी चयनित हो सकते हैं। 7-8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ईमानदारी से पढ़ें, बिल्कुल बड़ा मोबाइल से दूरी बना लें, और कोई यूट्यूब प्रोग्राम नहीं देखें। कोई बोलते हैं अभी यहाँ से क्रोनोलॉजी को पढ़ें, ये नहीं मैं तो उत्कर्ष के 15% है वो देख लेता हूँ, कलाम के 5% आ रहे वो देख ले, ऐसा नहीं। जो यहाँ बताया जा रहा है वो पर्याप्त है, उससे ज़्यादा देखने की आवश्यकता ही नहीं है। हो गया सर, थैंक यू सर। सारे सिलेक्टर अपनी वो मैंने ये किया, मैंने वो किया, पर कमियां नहीं बताते। पर सफल होने के बाद में कमियां जो है ना, वो सारी की सारी दब जाती है। कमियां निकल के कब आती है? जब आप कुछ भी नहीं हो तब कमियां निकल के आती है। डर बिल्कुल स्वाभाविक बात है। कोई ये कहे कि मैं तैयारी कर रहा था, मुझे नहीं डर लगा कभी भी। डर सभी को लगता है, क्योंकि डर तब लगता है जब आप ये मान के चलते हैं कि हाँ मैं सफल होऊंगा और मुझे सफल होना बहुत ज़रूरी है, और ये लेक्चरशिप तो मेरे लिए करो मरो की नीति है, तब डर पक्का लगता है। जैसे कोई क्रिकेट में, मुझे गेम का ज़्यादा नहीं पता है, फिर भी वहाँ कोई खड़ा व्यक्ति बैट लेके खड़ा है, उससे सारे लोगों की उम्मीद ये है कि आज आप 100 रन बनाएं, तब 90 के बाद में उसके हाथ पाँव सब हिलने लगते हैं। ऐसा होता है कि वो चलते चलते उसकी कंडीशन ये हो जाती है, हो सकता है वो गिर भी जाए। तो डर लगना और डर ग्रसित होना दो चीज़ें अलग है। डर तो लगेगा, पक्का लगेगा डर, पर डर से ग्रसित नहीं होना है। डर लगेगा तो वो हमें ये दिलाएगा कि हाँ, सुमेर सिंह को डर लग रहा है कि ये बैच अगर रिजल्ट नहीं दिया इसने तो लोग सारे कहेंगे ये ऐसा कह रहा था ना कि मेरी तो कार्य योजना ऐसे है कि बहुत से लड़के लग सकते हैं। ये डर मुझे लग रहा है ना, तभी मैं एक दिन छुट्टी नहीं रखता। ये डर मुझे लग रहा है तभी हर दिन आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, जो कि पहले 50 से चला था, जो 95 पहुंच गया। ये डर लगता है तभी, नहीं मुझे डर नहीं लगता तो ये जो पेपर आपका डेली का बन रहा है ना, वो 65 का नहीं हो गया, वो 25 पे आ जाता। डर लगना चाहिए। डर मुझे भी लगता है कि इस बैच से रिजल्ट नहीं निकला तो क्या होगा। लोग कहेंगे ये 20 तो ऐसे लग जाती, क्योंकि पिछले रिजल्ट को भी लेके आलोचनाएं समालोचनाएं सारी होती है, होनी भी चाहिए। उसके लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। आपका जो काम है अगर वो आप ईमानदारी से कर रहे हो, मैं यहाँ जो संस्थान संभाल रहा हूँ ईमानदारी से कर रहा हूँ, मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मेरा उद्देश्य बहुत अच्छा और पॉजिटिव है, तब ईश्वर के अपने आप आपको सपोर्ट करते हैं। तब ये संसार वास्तव में कोई अद्वितीय शक्ति से चल रही है, और वास्तव में आपका नज़रिया अच्छा है ना, तो वो सारी शक्तियाँ ऑटोमेटिक आपकी तरफ भाग के आएगी। तो ये डर ना आने दें आप अपने मन में। तो आज के इस कार्यक्रम की पहली थीम जो थी वो ये थीम थी कि इतिहास व्याख्याता या लेक्चरर बैच के जो भी विद्यार्थी हैं वो धीरज जी को यहाँ बुला के सम्मानित करें। और दूसरी बात ये थी कि धीरज जी के हाथों से वो विद्यार्थी जिन्होंने स्वाध्याय के बड़े पेपर, जनरल पेपर, सब्जेक्ट पेपर, जिनमें रैंक पहली दूसरी तीसरी हासिल की है, उनको धीरज जी ग्रीन पेन दे के सम्मानित करें कि उन पे ये जिम्मेवारी आ जाए कि ये ग्रीन पेन उस कार्यक्रम में मुझे मिला है, तो ये ग्रीन पेन, वो डर वाली बात वापस आ जाएगी। इस ग्रीन पेन से भी डर लगेगा, सामने होगा और यानी 10 बजे नींद आने लगेगी ना, और एक बार इस पेन की तरफ तो नींद भाग जाएगी। सुबह 4 बजे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाक से खुद खड़े हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव डर भी आप में आज हमने पैदा करना है। तो धीरज जी आपको मैं बताना चाहूँगा, अब तक जो हमने जो पेपर कंडक्ट करवाए हैं आरपीएससी के पैटर्न पे करवाए हैं। आप तो पहले विद्यार्थी रहे हैं तो आपको इन बातों का पता भी है। और अभी तक हमने जो पेपर करवा दिए वो पेपर करवा दिए 18, मतलब 17 रीट के कारण पोस्टपोन रहा, 18वां होने मतलब 16 पेपर करवा दिए। 16 में से 3 पेपर जो रह रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, उनका जो कार्यक्रम रहना था वो हमने पहले सेलेक्टेड लेक्चरर को बुलवा के बच्चों को सम्मानित कर दिया है। बिग पेपर नंबर 4 से लेकर बिग पेपर नंबर 16 तक में जो विद्यार्थी हैं, हो सकता है जो चीज़ें डिले होता रहा तो वो अच्छे के लिए हुआ। देखो
ऐसे डिले हो रहा था, तो आज कुछ ये कार्यक्रम अद्वितीय बन गया। तो उन विद्यार्थियों से मैं परिचय करवाना चाहूँगा, तो वो विद्यार्थी अपने स्थान से खड़े हों और जैसे मैं नाम लूँ तो वो खड़े होंगे, मैं परिचय करवाऊँगा और फिर पुनः अपने स्थान पे वो विराजमान हो जाएंगे। सब्जेक्ट की लिस्ट में बड़ा पेपर जो है 4, और उस बड़े पेपर 4 में पहला नाम जो आता है वो आता है सीताराम जी शर्मा का। धीरज जी उनसे वाकिफ़ हैं पर आज वो उपस्थित नहीं है। इसी बड़े पेपर में अगला नाम आता है रामपुरी जी का। रामपुरी जी अगर यहाँ हैं तो खड़े हों। राम सर की 2nd रैंक इस एग्ज़ाम में रही, बिराजे आप। और इसी 4 नंबर बड़े पेपर में अगला नाम रहता है राधा पवार का। अगली कड़ी में पेपर संख्या 5 और फर्स्ट रैंक जिनकी रही संपत जी चारण, यहाँ पे हैं तो खड़े हो अपने स्थान से। अगला नाम जो है वो है नरेंद्र सिंह जी का, रोल नंबर 40। अगर नरेंद्र जी आए हैं तो, नहीं पधारे, ठीक है। अगला नाम जो है वो है पेपर संख्या 6 में, और नाम फर्स्ट और 2nd रैंक होगी। 3rd रैंक में नाम जो आता है वो है दोलाराम जी का। अगला नाम जो आ रहा है 7वें बड़े पेपर में फर्स्ट रैंक जो रही दूधाराम बाम्बू, और 3rd रैंक जो रही वो हेतराम जी बुढ़िया। अगले बड़े पेपर में पेपर संख्या 9 और 2nd रैंक जिनकी रही वो है शैतान सिंह जी। अगला पेपर जो है, क्योंकि मैं नाम बीच में इसलिए बोल रहा हूँ, जो रिपीटर नाम आते हैं उनको मैं एक बार नहीं बोल रहा। फर्स्ट पेपर में सभी का नाम आ जाएगा लगभग। इसी में हिस्ट्री में पेपर संख्या 13 और रैंक जो है फर्स्ट अंशी सियोल। इसी में 3rd रैंक जो रही वो रही सुभाजी छिंपा। अगला बड़ा पेपर जो है वो 16, और बड़ा पेपर 16 में 2nd रैंक रही वो है पवनदीप खोसा। और अब है प्रथम पेपर वाले जो पेपर हैं, ललिता अनिल जी गोदारा, यहाँ पे हैं, खड़े हो आप एक बार। अनिल जी गोदारा। विनोद जी रोल नंबर 37, गंगाराम जी रोल नंबर 125, अशोक दान रोल नंबर 84, राकेश बिश्नोई रोल नंबर 254, प्रदीप दान रोल नंबर 270, महेंद्र जी डुड्डी रोल नंबर 27, सुनीता स्वामी रोल नंबर 15, विनोद स्वामी रोल नंबर 12, सुमित्रा कसवा रोल नंबर 18, भवानी सारन रोल नंबर 296, परवीन सुथार रोल नंबर 60, और निर्मला सिंह बिट्ठू रोल नंबर 2, और अरविंद कुमार रोल नंबर 413, और सुरेश चौधरी रोल नंबर 359 है। और एक नाम है लड़कियों में जो रह रहा है वो है प्रियंका खिचड़, प्रियंका जी। और लगभग मेरे ख्याल से ये 16 जो पेपर हुए हैं, 16 पेपर है विषय में, 16 पेपर है सब्जेक्ट में। उन 16 पेपर में लगभग कितने 13 पेपर ऐसे हैं जिनमें पहली या दूसरी या तीसरी कोई भी रैंक है वो प्रियंका जी के नाम रही है। सभी विद्यार्थियों को संस्था की ओर से ग्रीन पेन देके सम्मानित किया जाएगा। इस कड़ी में सबसे पहले मैं जो मंच पे बुलाना चाहूँगा वह नाम है, सर इन से ग्रीन पेन है आप प्राप्त करें। रामपुरी जी, ठीक है, स्थान ग्रहण करें। अगला नाम, अगर गर्ल्स में ललिता अगर आए हैं तो हिंदी के विद्यार्थी हैं ललिता। अगला नाम है अनिल जी गोदारा, मंच पे आए और आप ग्रीन पेन ग्रहण करें। अनिल जी गोदारा, जनरल पेपर में 4 नंबर बड़ा पेपर 3rd रैंक रही अनिल जी की। अनिल जी, इसी कड़ी में अगला नाम जो आ रहा है वो राधा पवार, पेपर संख्या 5 जनरल पेपर, रैंक फर्स्ट राधा, मंच पे आए और ग्रीन पेन ग्रहण करें। अगला नाम जो है विनोद जी, रोल नंबर 37, तैयार रहें। विनोद जी मंच पे आए। और अगला नाम जो है वो गंगाराम जी सुथार है, आप भी तैयार रहें, मंच पे आए।
गंगाराम जी आप आ जाओ पर। विनोद जी, अगला नाम गंगाराम जी का, मंच पे आए। अगला नाम श्री अशोक दान, रोल नंबर 84। अशोक जी से आग्रह है कि मंच पे आए और ग्रीन पेन ग्रहण करें। अगला नाम है श्री राकेश जी बिश्नोई, रोल नंबर 254 है। राकेश जी मंच पे आए और ग्रीन पेन ग्रहण करें। राकेश जी बिश्नोई, रोल नंबर 270। प्रदीप दान, प्रथम पेपर संख्या 7 में तीसरा स्थान। प्रदीप जी अगर आए हैं तो मंच पे आए। प्रदीप दान। अगला नाम महेंद्र जी डूडी, जनरल पेपर संख्या 8 में तीसरा स्थान महेंद्र जी ने ग्रहण किया है और महेंद्र जी ग्रीन पेन प्राप्त करें। महेंद्र जी डूडी। तालियां क्यों कम पड़ रही है? ये हुई ना बात, ये तो उधारी बात है। अगला नाम जो है वो है सुनीता स्वामी, रोल नंबर 15, जनरल पेपर में सेकंड रैंक। और अगला नाम जो आ रहा है वो है विनोद जी स्वामी, रोल नंबर 12 और जनरल पेपर संख्या 9 में तीसरी रैंक विनोद जी के। अगला नाम जनरल पेपर संख्या 10 17 अप्रैल 2022, रोल नंबर 18, रैंक सेकंड और नाम है सुमित्रा कसवा। सुमित्रा जी मंच पे आए। अगला नाम इसी पेपर में तीसरी रैंक भवानी जी सारण, रोल नंबर 296 और भवानी जी मंच पे आए और ग्रीन पेन ग्रहण करें। यह भी एक बड़ी बात है कि आरपीएससी में कॉलेज व्याख्याता रैंक 5वीं, ये सौभाग्य की बात होती है कि ऐसे व्यक्तित्व से हम सम्मानित हो रहे हैं। लेक्चरर जनरल पेपर संख्या 11 1 मई 2022 है, रैंक के सेकंड है, रोल नंबर 60 परवीन सुथार, ज्योग्राफी के विद्यार्थी है परवीन जी और बहुत सिद्ध है। मेरा भी मन करता है कि मैं भी इनके जैसा सीधा हो जाऊं, पर ये चीज़ें सोचने से आती नहीं हैं। परवीन सुथार। अगली कड़ी में नाम जो है जनरल पेपर संख्या 13, रोल नंबर 2, सेकंड रैंक निर्मला सिंह बिट्ठू। निर्मला पिछले बैच में आनंद सिंह जी जो थे उनकी छोटी बहन है निर्मला, और इस बैच में सेकंड रोल नंबर जो है वो निर्मला का है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आरपीसी के एग्ज़ाम में भी ये रैंक आप दोहराएं। जनरल पेपर संख्या 15 और नाम जो है वो है अरविंद कुमार, रोल नंबर 413। अगर अरविंद जी आए हैं तो आप आगे आएँ। अरविंद कुमार। इसी में जनरल पेपर संख्या 16 10 जुलाई 2022, रैंक थर्ड सुरेश चौधरी। सुरेश जी अगर यहाँ हैं तो मंच पे आएँ और ग्रीन पेन प्राप्त करें। सुरेश चौधरी। अब इतिहास विषय के जो विद्यार्थी थोड़ा लालच हम लोगों ने भी कर लिया कि वैसे तो रिपीट होने चाहिए पेन खूब सारे, जिनकी 10 बार रैंक है या 10 पेन मिलने चाहिए, पर वो मास्टर लोग है रास्ते निकाल लेते हैं। बात तो ये है कि जैसे ही पेपर हुआ और फिर रैंक बनी और फिर जस्ट क्या है कि मतलब पुरस्कार मिलना चाहिए, तो लंबे चले गए तो अब थोड़ी लालच मन में आता है। ये तो नहीं तो प्रियंका जी को तो 15 पेन देने पड़ते, एक से काम चला लिया हमने। अगला नाम सब्जेक्ट पेपर संख्या 5 29 जनवरी 2022, पहली रैंक रही है संपत जी चारण, रोल नंबर 155। संपत जी मंच पे आए। अगला नाम है रोल नंबर 40 नरेंद्र सिंह जी। नहीं आए, ठीक है। अगला नाम जो है वो है दौलाराम जी। हिस्ट्री में पेपर संख्या 6 20 फरवरी 2022, रैंक रही है तीसरी। अगला बड़ा पेपर संख्या 7 सब्जेक्ट इतिहास 13 मार्च 2000। दौलाराम जी को फिर और मिलवा देंगे, इनके हाथों से आपको सम्मानित करवा देंगे, ये भी सम्मानित करेंगे आपको।
दूधाराम जी भांबू, पहली रैंक 7 नंबर बड़े पेपर में, फर्स्ट रैंक है, रोल नंबर 217। इसी कड़ी में नाम जो है थर्ड रैंक है हेतराम जी बुढ़िया और रोल नंबर 114, पेपर संख्या 7। अगली कड़ी में नाम जो आ रहा है वो है पेपर संख्या इतिहास विषय 9वां बड़ा पेपर है और रैंक जो है वो है सेकंड, रोल नंबर 275, शैतान सिंह जी। और जैसे इतिहास का रिजल्ट जारी होगा शैतान जी का उसमें नाम आएगा और उसके 1-2 महीने बाद में आप इस बैच के अग्रिम यूट्यूबर जो देखेंगे वो शैतान जी होंगे। अब जो छाए हुए हैं वो नाम है गणपत सिंह जी सर का और अगला नाम मुझे लग रहा है कि शैतान जी का ही होगा। इसी कड़ी में अगला नाम जो है वो है अंशी सियोल, सब्जेक्ट में 13 नंबर संख्या का पेपर, 29 मई 2022, पहली रैंक इन्होंने प्राप्त किया, अंशी सियोल। इसी कड़ी में आगे सुभाष जी छिंपा, तैयार रहे सुभाष जी। तालियों की कमी ना आए, सुभाष जी सिंपा। और इस कड़ी में अगला नाम जो आ रहा है वो आ रहा है पवनदीप, 381 रोल नंबर। पवन के बारे में बताना चाहूँगा कि विज्ञान विषय का कोई विद्यार्थी हो और बहुत कम समय में विषय पे पकड़ बनाना ये एक बहुत बड़ी बात है, पवनदीप। अब वो विद्यार्थी भूलवश में जिनका नाम ना ले, भवानी जी रह गए ना, हाँ भवानी जी चारण, बिल्कुल मंच पे आए। भवानी जी चारण, हाँ वो भवानी जी की खासियत मैं आज नहीं बताऊंगा, जब ग्रीन पेन फेस्टिवल होगा उस समय बताऊंगा मैं कि तैयारी के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए। अगला नाम है गर्ल्स में नाम रह गया प्रियंका जी को लास्ट में, गर्ल्स में और किसी का नाम, सुमित्रा का, राकेश जी और राकेश जी, ठीक है राकेश जी आए। राकेश जी जालोर, स्पोर्ट लगाए। राकेश जी आपका नाम। अब जो नाम रह रहा है वो है प्रियंका जी के नाम से पहले अगर कोई विद्यार्थी का नाम भूलवश रह गया तो आप बता दें मुझे। इसे पेपर और सब प्रथम पेपर रहे हैं। प्रियंका जी ने जब यहाँ ज्वाइन किया उसके बाद में कोई सा भी पेपर ऐसा नहीं रहा है जिनमें इनकी रैंक नहीं रही हो। प्रथम पेपर में भी रैंक रही है और विषय पेपर में, यानी प्रियंका खींचे। और हमारे बैच के लिए सौभाग्य की बात होगी क्योंकि आरपीएससी की जो रैंक रहेगी ना 1 2 3 4 5 10, आपको लगेगा अरे 20 तक की रैंक में वो चेहरे होंगे जिनसे आप रोजाना परिचित होते हैं, जिनके साथ आप बैठ के तैयारी कर रहे हैं। राकेश जी चेयर। संस्थान की ओर से नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा आप विद्यार्थियों की ओर से सर को जो मोमेंटो देना है उसके लिए प्रतिनिधि के रूप में आप विद्यार्थियों में से मैं बुलाना चाहूँगा कि विद्यार्थी यहाँ पे आएँ और श्री धीरज जी को मोमेंटो देके सम्मानित करें। कैसर सर आ जाएं, तब तक एक बार वेट करते हैं अपने। कि देखो मैंने कभी किसी को कुछ नहीं करवाया है और ना मैं इतनी लोग कहते हैं या कुछ कहें उससे पहले मैं स्वीकार लूँ कि मैं उन व्यक्तियों में से हूँ कि जो समय होता है उस समय का भरपूर फ़ायदा उठाना। जब मैंने 2009 में तैयारी की तृतीय श्रेणी का तो मेरा पूरा ध्यान वहीं तक था। अब मैंने वो ही सीखना है, वो याद करना है जो इस एग्ज़ाम में आएगा। और वो कैसे, उसको व्याख्यात्मक नहीं, ऑब्जेक्टिव, मतलब ऐसे जैसे मोती चुनते हैं ना, कोई सुनार के पास में जाएंगे और वो माला बनाता है छोटे छोटे मोती डाल के, तो मैंने तो वो क्या किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने स्टार्ट करके और उनकी माला अधिकतम जितनी बड़ी माला आपकी बन सकती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की वो आप बनाएं जैसे परीक्षा में आ सकते हैं।
बाद में जब सेकंड ग्रेड में मैं उतरा तो वो डर, मतलब हिंदी है भगवान, ये हिंदी तो बड़ी जटिल है, मतलब संधि कैसे सीखेंगे, नीड बन गई। जैसा जितेंद्र जी ने कहा था, डर बिल्कुल जितेंद्र जी, मुझे हिंदी से इतना डर लगता था कि ये कार की छोटी मोटी मात्राएं वास्तव में मुझे नहीं पता थी कि बड़ी क्यों लगाते हैं और छोटी क्यों लगाते हैं आखिर जो है। और इतनी शब्द अशुद्धियाँ थी मेरे लेखन में कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी, मतलब कि मैं पर्सन को भी पर्सन पूरा लिखता था, पै फिर सै पूरा और न, ये गलतियां मैं खुद करता था। मैं हिंदी का सेकंड ग्रेड जो है ना अध्यापक भी रहा, पर नीड आवश्यकता बन गई मेरी 2012 में। पाठ्यक्रम देखा सामाजिक का, पाठ्यक्रम देखा हिंदी का, स्वार्थी होता है आदमी कि इसका ठीक है थोड़ा सा इसको लपेट लेंगे अपने। और मैंने 2-3 रजिस्टर एक साथ में खरीद लिए, और अब सस्ते वाले आते हैं, वो महंगे वाले नहीं, सस्ते वाले। और राघव प्रकाश को सामने रखा और उसको सुबह मैंने उठना लगभग 4 बजे और लगभग 2-2.5 घंटे जो टॉपिक लिया ना उस टॉपिक को पूरा उतार दिया। राघव प्रकाश को 3 बार लिखा मैंने उन रजिस्टरों में। अब तो शायद वो पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि जब आप सेलेक्ट होते हैं ना सब आप दानवीर बन जाते हैं, ले जाओ किताबें, अब इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। पर ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए संग्रह करके। किताबें किसी को आप खरीद के दे दें, परंतु आपकी मूल किताबें जिनको आप पढ़ते हैं आप किसी को पढ़ने के लिए भी ना दें। मैं इतना वो हूँ स्वार्थी सा, दिलवा दो, आप उनको पैसे दे दो, अगर वो आवश्यकता है उनकी, उनके पास नहीं है तो आप उनको नहीं दिलवा दो, पर तू भाई ले जा पढ़ ले 4 दिन, ऐसा ना करें। तो ऐसा किया तो वो हिंदी कंठस्थ होगी। बाद में कक्षा 11 और 12 में मैंने इतिहास विषय इसलिए नहीं लिया कि हिस्ट्री बड़ी जटिल है, ये सभ्यता संस्कृति ये 2 शब्द इतने जटिल थे कि 11वीं 12वीं मैंने हिस्ट्री छोड़ दी। 15 दिन मैंने रखी 11वीं में, और ये सभ्यता और संस्कृति, वो ऐसे क्वेश्चन आते थे संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है, वो 2-3 बार पढ़े, मतलब 15 दिन पढ़े, समझ में नहीं आया सभ्यता क्या है संस्कृति क्या है। मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, मैंने छोड़ दिया। पर बाद में ऐसा हुआ कि लेक्चरर बनना है, कौन सा सब्जेक्ट लें, तो वो अंदर जो उत्साह भी आने लग जाता है। और हिंदी के बाद में इतिहास को अपनी ज़रूरत बना लिया। इतिहास लेक्चरर 2 साल रहा, उसके बाद में ये लगा कि ये हेडमास्टर की वैकेंसी निकल गई और वेतन कितने है कि लेक्चरर के वेतन से 17,000 रुपये ज़्यादा है। अरे वाह, अब ये बात बताना मत, ये आवश्यकताएं होती है, अंदर की बातें हैं। वैसे तो वीडियो बनेगा तो सब लोगों को पता भी चल जाएगा, पर कैसे जोड़ें आप। मैंने देखा कि एक एम्प्लॉई है, उसको अगर मकान बनाना है होम लोन तो उसको लेना ही पड़ेगा। होम लोन लेंगे थोड़ा बहुत तो उसकी ईएमआई लगभग कितनी आएगी, 15 से लेके 20,000 ईएमआई। तो मैंने कहा सुमेर सिंह, अब ये हो सकता है कि अगर 6 महीने ढंग से तैयारी कर ले और हेडमास्टर बन जाते, ऐसा समझ ले मकान फ्री में बना लिया, कि 50-60 लाख रुपए लगने, जेब से कुछ नहीं लगेंगे। भाई लेक्चरर पोस्ट में हो तो भी तो वो 16,000 की ईएमआई तो मुझे तो भरनी पड़ेगी, और मैं 6 महीने की मेहनत कर लूँ सिर्फ टिका के, और वो 16-17,000 रुपये आ गए और एचएम बनने से, तो ये समझ लो कि मकान में अपने जेब से कुछ लगा ही नहीं। वैसे तो मकान की ईएमआई तो 15 साल की होती है, ये मैं जीवन पर्यंत उसी, यानी लालच दो मन में, दो अपने अंदर 2 प्रकार के जो बच्चे होते हैं मन में, ठीक है। एक को जगाओ, वो आलसी वाला जो मेहनती तो है पर वो सो जाता है, मतलब उस पर आलसी वाली हावी हो जाता है, तो उसको लालच दिया। फिर उसके मन में ये, खुद के मन में ये बात है, हाँ ये काम ठीक है, 17,000 सैलरी बढ़ेगी। रोजाना जोड़ता मैं उसको कि लेक्चरर का बेसिक कितना 43,300, और उसमें DA करके लिख कर वो कैलकुलेशन गणित आगे रखते हैं, ये टोटल कितना बन रहा है, ये 55,000 बन रहा है। और एचएम वाला, एचएम का जो है वो है 56,100 बेसिक, फिर उसके साथ DA और डिफरेंस 16,000। फिर मैं 3 साल बाद में प्रिंसिपल, डिफरेंस कितना रहा, 27,000। तो मेरी नज़र थी 27,000 पे, जो ईश्वर ने चाहा आपका मतलब स्नेह रहा, दुआएं रही, तो वो दिसंबर तक वो टारगेट जो वास्तव में मैंने सोचा था वो प्रिंसिपल वाला मैं अचीव कर लूँगा। वो डिफरेंस 16 नहीं, वो 28,000 वाला मिल जाएगा, क्योंकि मेरी नज़र थी जल्दी से ये ऐसे भाग के लेक्चर वो एचएम से प्रिंसिपल बनना, मतलब कि अगर मैं लेक्चरर से प्रिंसिपल बनूँ तो मुझे लगेंगे 12 साल, और मैं छलांग लगा लूँ एचएम और एचएम से फिर प्रिंसिपल, तो 12 साल की दूरी मैं कितने दिनों में तय कर लूँगा, सिर्फ 3 साल में, और वो पूरी हो जाएगी इस दिसंबर में जो है। तो सिर्फ 6 महीने की तैयारी से मैंने वेतन को जंप करवा दिया 30,000। तो ऐसे लालच मन में पैदा करो, और इतनी शानदार जॉब है लेक्चरर की कि पूछो ही मत, मतलब करना कुछ ही नहीं है, 3 घंटे पढ़ाना है बस, 3 घंटे पढ़ाना क्या है, हिस्ट्री जो पढ़ के जा रहे हैं वही बस। तो मैं केसर सर से, सुभाष सर से और बैच के विद्यार्थी जिनमें नरेंद्र जी आप आए, मैं बुलाना चाहूँगा भूतपूर्व सैनिक जो हैं उन्हीं को, जिनमें नरेंद्र सर है, इमरान जी है, हरिराम जी सर आए हैं क्या आज?
नहीं आए। भूतपूर्व सैनिक में से कोई और हैं, पुलिस सेवा से हैं तो वो भी आ सकते हैं। पुलिस सेवा वाले नहीं है? तो अपने बैच में और भी धीरज जी हैं, इनसे भी आप सीखें। मैं भी आ जाऊं अब तो। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में गर्ल्स की ओर से जो मोमेंटो या पूरे बैच से अंतिम कड़ी में कौन बैठे हैं विद्यार्थी? गर्ल्स में अंतिम पंक्ति में जो बैठे हैं वो, फिर आप गुस्सा हो जाएंगे कि आगे अगर पंक्ति वालों को मौका मिला। अंतिम लाइन में जो विद्यार्थी बैठे हैं वो है गर्ल्स में। मैं भी पीछे बैठता था, मैं तो पीछे वाले हमेशा व्यस्त होते हैं। आओ आओ बेटा आओ। अंतिम लाइन वाले विद्यार्थी गर्ल्स में से आओ। अरे संकोच क्यों है इतना? आ जाए आ जाए। सर मेरे पहले रूम पार्टनर अच्छा, ब्रिलियंट बंदे हैं। किरण आए। विद्यार्थियों के द्वारा जो भेंट है आपको दी जा रही है वो धीरज जी आप स्वीकार करें। ये इन विद्यार्थियों का स्नेह है। अब देखें, समाज में हर जगह स्थान उसी व्यक्ति को मिलना है जो सफल है, और उस कड़ी में आप बिल्कुल आगे हैं। सिर्फ 2 महीने की तैयारी से हम भी ये स्थान जो है वो ग्रहण कर लेंगे। अब मैं बुलाना चाहूँगा भवानी जी सारन को। भवानी जी, अनिल जी। अब धीरज जी हम चाहेंगे कि आपके जीवन का जो संघर्ष है इस डायरी में लिखें, जो कि और इसको एक किताब का भी रूप दें। आप लिखें मेरी डायरी, और फिर युवा जो है जो तनावग्रसित हो जाते हैं तैयारी करते करते, वो सीखें आपकी बातों से। कैसर मोमेंटो देके धीरज जी को सम्मानित करें। कैसर जी, सुभाष जी। इस मोमेंटो को आप नज़र में उतार लें, फ़ोटो बना लें। मैं चाहूँगा कि यही मोमेंटो इसी प्रकार की थीम का जो है वो आपको मिले ग्रीन पेन फेस्टिवल में, और उस समय धीरज जी भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को अब लंबा आगे ना खींचते हुए पुनः मैं केसर जी को कहना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में धीरज जी पधारे, तो इनको धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री केसर जी। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए आप सभी स्वाध्याय के छात्रों की तरफ से धीरज सर को ऐतिहासिक उपलब्धि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धीरज सर हमारा मार्गदर्शन समय समय पर इसी प्रकार से करते रहें, और मैं चाहता हूं कि आगामी जो ग्रीन पेन फेस्टिवल हो उसमें लेक्चरर में जो ग्रीन पेन की संख्या है वो कम से कम 100+ हो। ये 250 का जो बैच है, मैं चाहता हूं कि 50% से ज़्यादा लोग यहाँ से सेलेक्ट होकर जाएं। जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं सुमेर सर के मार्गदर्शन में, मैं दिन भर मेरा काम यही है, ऑफिस में बैठ के कैलकुलेशन करता हूं मैं।
कैलकुलेशन में यही चलता है, पुराने रिजल्ट उनको देखना और एनालिसिस करना कि कौन से वर्ग से कितने लोग हमारी संख्या को छू रहे हैं। तो हम 100 का आंकड़ा लगभग पार कर रहे हैं आज की तारीख में। इस संख्या को और ज़्यादा ले जाना है तो अपने साथियों का हाथ पकड़ें जो कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं, जो आगे के 60 से 70 दिन हैं। उन दिनों में कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि एग्ज़ाम आगे जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस विषय पर बिल्कुल भी अपने दिमाग में एक क्षण भी ये विचार ना लाएं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी सफलता सुनिश्चित है और ये 100 का आंकड़ा 150 में भी बदल सकता है। आप सबकी ओर से धीरज सर को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा यूं ही मार्गदर्शन करते रहें और जीवन के प्रगति पथ पर हमेशा यूं ही सफलता प्राप्त करें। मैं तो चाहता हूं कि धीरज जी आने वाले टाइम में एसडीएम बन के एक बार हमारे सामने और उपस्थित हैं। धन्यवाद धीरज सर, आप आए, स्वाध्याय के सभी विद्वान जनों का आपने मार्गदर्शन किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। आइए धीरज सर। उतार सकता हूँ सर ये? हाँ, विद्यार्थियों में से एक गर्ल्स में से कोई एक बॉयज में आगे आवाज अभिव्यक्ति के लिए आना चाहिए तो आवाज लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ता है। एक मिनट, बस 1 मिनट लास्ट। जैसे केसर जी बता रहे थे 100 या 150 का आंकड़ा, 150 नहीं 250 पूरा। कितना? 250 पूरा, 250 पूरा चाहिए मुझे। 250 अगली बार आऊँगा मैं यहाँ पे, फिर 250 चाहिए पूरा। कितना? 250 और 300 आ गए तो यहाँ पे और लोग आएंगे, 300 भी करेंगे, वो ट्रिपल सेंचुरी मारेंगे। ठीक है, एक बार फिर बताना चाहूँगा कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, सिर्फ अपने विश्वास रखे, स्वाध्याय में जो बताया जा रहा है उसका पालन करें। यहाँ पे बहुत ही योग्य विद्यार्थी बैठे थे। मैडम प्रियंका जी खींचड़ है, वो हमारे बैच में हमेशा टॉप में चलते थे। दोलाराम जी और कई साथी बैठे हैं। उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि ये बड़ा दुखद है, कुछ न कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप कंटिन्यूटी बनाए रहे, पेपर कभी आगे जाए पीछे जाए कभी तो होगा, तो उस निरंतरता का पालन अवश्य करें। और माँ सरस्वती की कृपा से 250 सिलेक्शन जो आज उपस्थित है, मैं वादा करता हूँ यदि आप 10 घंटे पढ़ते हो तो कोई दुनिया की ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती है। थैंक यू वेरी मच। और सुमेर जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे वहाँ बुलाने के लिए, और थैंक यू सर, आपने बहुत बहुत। धीरज जी काबिलियत जो अपने आप बुला लेती है, समाज सारा थोड़ा सा स्वार्थी सही है ना। और सच्ची बात है, समाज में देखो स्थान है, चाहे हमारे घर में शादी विवाह का कार्यक्रम हो, जो व्यक्ति जिम्मेवारी संभालता है उसी को जिम्मेवारी दी जाती है। तो समाज को, इस संसार को, और मैं ये कहता हूँ कि जो ये सृष्टि जिस देवीय शक्ति से चल रही है, उस देवीय शक्ति को भी योग्यतम व्यक्तियों की आवश्यकता रहती है। गर्ल्स में से कोई भी प्रतिनिधि के रूप में मंच पे आके या आप जहाँ हैं वहीं से सर का आभार प्रकट करना चाहें तो बताएं। कोई भी विद्यार्थी गर्ल्स में कोई हिम्मत नहीं जुटा रहा, आप जुटा रहे हैं हिम्मत। सभी को नमस्ते। और सर आपका बहुत बहुत आभार है कि आप आके हम लोगों को इतना मोटिवेट किया। सबसे बड़ी बात आपने कहा कि पूरी क्लास में सब के सब सेलेक्ट होंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। इतने मोटिवेशन वाले आए थे तो उन्होंने कहा था कि लगभग सब सेलेक्ट होंगे, लगभग सब सेलेक्ट होंगे, लेकिन आपकी ये बहुत बड़ी बात है कि सब के सब सेलेक्ट होंगे। सर ने पूरी क्लास में, जैसे डेली की क्लास होती है उसमें भी सर मोटिवेशन बहुत अच्छा करते हैं। उनका गाइडेंस इतना अच्छा है कि और कुछ किसी की ज़रूरत नहीं। इसके साथ में सर जो पिछली बेंच में जो सेलेक्ट हो रखे हैं उन सबको बुलाते रहते हैं, तो वो भी हमें मोटिवेट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप इतना मतलब कीमती समय हमारे लिए लेके आए,
तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं पूरी कक्षा की ओर से आपको धन्यवाद बोलती हूँ, और भी समय हो तो आप ज़रूर आएँ। बहुत बढ़िया राधा। बॉयज़ में कोई भी व्यक्ति कुछ कहना चाहे तो धीरज जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, आभार प्रकट करने के लिए कोई भी हिम्मत जुटाएं। अनिल जी राव, अनिल जी हिम्मत जुटा रहे हैं। अनिल जी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आके हम सब लोगों को इतना गाइड किया और बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि आप आर्या पे और सर पे विश्वास रखो और ज़रूर सिलेक्शन होगा और सबका सिलेक्शन होगा। मैं सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि लगने के बाद अपने परिवार, अपने समाज, अपने आस पड़ोस पर जिन्होंने सहयोग किया उसको कभी नहीं भूलें, और साथ ही साथ 5 से 10 ऐसे बंदे उनको हेल्प करें ताकि वो आगे बढ़े, ये कभी नहीं भूलें। मैं यही रिक्वेस्ट करूँ। धन्यवाद। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप राजस्थान के हर कोने में स्वाध्याय जो है स्थापित करें, हर जगह, हर ढाणी में स्वाध्याय होना चाहिए कि 5 विद्यार्थियों में स्वाध्याय जो है, ठीक है। तो लोगों को आज महंगी कोचिंग के लिए बड़े बड़े शहरों में नहीं जाना पड़े। सच्ची बात तो ये है कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि पाठ्य सामग्री क्या है, हमें को ये बताने वाला हो कि रणनीति क्या होनी चाहिए, तो आप कहीं भी एक ढाणी में बैठ के भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। कहीं आपको सूरतगढ़ आने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो ये चाहूँगा कि अगले 2-3 साल में मेरी कोशिश रहेगी कि सूरतगढ़ की ओर जो प्रवाह है उस प्रवाह को रोका जाए। और क्या है कि हर जगह ये व्यवस्थाएं हो जाए तो लोग सूरतगढ़ क्यों आए, किस लिए आना होगा सूरतगढ़, क्यों? यहाँ पे कोचिंग की फ़ीस तो 500 या 1000 रुपये पर महीना है, मैक्सिमम अपने देख लें तो औसत 1000 रुपये फ़ीस पड़ रही है कहीं की भी, पर ऊपर लगने वाला खर्चा जो है वो कितना है, वो 7,000-8,000 के आसपास जो खर्चा जो है। अन्य कोई भी विद्यार्थी, नरेंद्र सर, बिल्कुल आप यहीं आ जाइए नरेंद्र जी। पर ये बात जो है ना वो शांतिकाल तूफान काल वाली बात है, पर लोग भूल जाते हैं। व्याख्याता बनने के बाद में या आरएस बनने के बाद में वो ये सोचता है कि अब मेरी कोई दूसरों के प्रति जिम्मेवारी नहीं है। सूरतगढ़ में पॉलिटी के लिए लोग भागे भागे फिरते हैं, कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं, और मैं छुट्टी लेके घर बैठ जाऊँ तो फिर हिस्ट्री वाले कहाँ जाएं। सच्ची बात है ये भी, आपकी भी ड्यूटी बन रही है ना, जो और यूथ है उनके प्रति। अगर आप में जितना टैलेंट है, मैं नहीं कहता मेरे को हिस्ट्री को याद है, मैं तो उतनी हिस्ट्री पढ़ता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ने का टाइम ही नहीं है। कब पढ़े, समय हो तो पढ़े ना, तो काम अपना चलाना है, बस उतना सा करना जितना अपना काम चल जाए, ठीक है। विद्वान नहीं बनना अपने को, ज़्यादा सिलेक्शन करवाना है। नरेंद्र सर। सबसे पहले मैं पूरे स्वाध्याय परिवार की तरफ से सर को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा जो अपना अचीवमेंट लिया है फौज की नौकरी के अंदर, वो मैं और यही समझ सकते हैं क्योंकि उन चीज़ों से आप बहुत परे हो, है ना। 17 साल के अंदर फौज में आदमी का ब्रेन वॉश करके भेज दिया जाता है, वो सिर्फ हुक्म मानता है फौज के और उसी रूट पे चलता है। तो मेरे को भी सर के क्लासमेट थे भंवर सिंह, जो पिछले साल मैं और भंवर दोनों एक साथ पढ़े हुए हैं, उन्होंने ही मेरे को बोला था कि फौजी आदमी को हमेशा हुक्म मानने की आदत होती है, तो अपन घर पे रह के नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए सुमेर जी की ज़रूरत है आपको। तो मैं पेंशन आने के बाद 6 महीने घर पे ही था, फिर वो भंवर पीछे पड़ गया कि नहीं आप वहाँ जाओ, आप फर्स्ट ग्रेड लग जाओगे, किस लिए रीट वीट के बोला हम 3rd ग्रेड की नौकरी तो करके आए, तो आप कुछ ऊपर सोचो, अगर उसी रैंक में वापस जाना है तो अपन फौज छोड़ के क्यों आए। तो मैंने वही भंवर का जो मोटिवेशन था और उसका मेरे ऊपर विश्वास था, मैं उस विश्वास को इधर लेके आया और सर ने जो अचीवमेंट किया है, मतलब बड़ी खुशी होती है कि एक हमारा फौजी भाई इतने ऊपर पोजीशन पे उसने रैंक ली है। आज मैं मानता हूँ कि सिविल वाले लड़के भी नहीं ले पाएंगे, और वो जो त्याग फौज में उन्होंने अपना 17 साल का दिया है और उसके बाद में आगे करना, मैं तो मानता हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक टाइम ऐसा होता है उस पर आपके घर की जवाबदारियाँ होती है, बच्चों की जवाबदारियाँ होती है, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। आज आप लोग फ्रेशर हो सारे, चाहे लेडीज़ हो चाहे कुछ इसमें होंगी जिनके बच्चे होंगे, उन पे जवाबदारियाँ हैं, पर जो ये इस तरफ बैठे हैं ये तो सारे फ्रेशर हैं,
और सिर्फ पढ़ने, मतलब एक फ्रेशर बंदा आता है उसके दिमाग में यही होता है कि पढ़ना है और आगे मेरे को गोल अचीव करना है। पर जो फौजी आदमी पेंशन से लेके आता है उसके ऊपर सबसे बड़ी जवाबदारी होती है घर की, क्योंकि घर वाले कभी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा आया है अब फिर भाग जाए वो दूर। मेरे फादर भी एयरफोर्स में वारंट अफसर थे, वो कभी नहीं चाहते कि मैं इधर, अभी भी फ़ोन आता है कब आ रहा है, मैं आ जाऊँगा। तो वो बोलते हैं कि मतलब घर की जवाबदारियों के लिए आपको बुलाया था, आप फिर भाग गए। तो वो चीज़ें आप लोगों के ऊपर नहीं है, अभी आप लोग फ्रेशर हो, तो उन चीज़ों की जवाबदारी जब आ जाती है, उन सबको साथ में लेके चलना, फिर रैंक लेनी, तो बहुत ही बड़ी बात है। तो आप सर से कुछ सीखें। तो मतलब बुलाने का कारण ही यही था कि एक फ़ौजी आदमी की जो तपस्या है उसको देख के उस बंदे ने 5वीं रैंक ली है। मेरे को जब पता लगा, मेरे को ज़रूर और बताता रहता था इनके बारे में, पर जब कल परसों सर ने मेरे को बताया कि 5वीं रैंक है उसमें लिखवाना है, तब मेरे को पता 5th रैंक मतलब ऑल राजस्थान में निकालनी, और फौजी आदमी होके, बहुत बड़ी बात है। तो वही आज मतलब आज अपन सारे एक परिवार है। और देखो सर, मैं भी आने वाले टाइम पे उसी कुर्सी पे बैठना चाहता हूँ। तो आप लोग भी दिमाग में ये चीज़ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए करें। सबसे पहले तो क्या है, अपन जिस अचीवमेंट को लेने आए हैं वो दिमाग में 24 घंटे होना चाहिए। चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप घूम रहे हैं, एक दिमाग में होना चाहिए मैं आया किस लिए हूँ। और वो चीज़ मेरे अंदर तो 24 घंटे रहती है, क्यों बच्चे भी फ़ोन के पापा कब आ रहे हो तो पापा कब आएंगे, मैं उनको यही बोलता हूँ जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाए बेटा मैं उसी दिन आऊँगा। और वही चीज़ मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ कि अगर मैं इस उम्र में कर रहा हूँ तो बेटा आप भी करो। और वही आप सब मेरे साथ के स्टूडेंट हो, और कल को जब अपन वापस मुलाकात हो तो इसी मंच के ऊपर सिलेक्शन के बाद में हो, यही इच्छा रखता हूँ बस। धन्यवाद नरेंद्र साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हाँ मैम। दुलाराम जी ये पूछना चाह रहे हैं कि धीरज जी 18 घंटे कैसे पढ़ते थे, वो जोड़ के बताएं। धीरज जी सोते नहीं थे भाई, सेना की बहुत गोपनीय बातें हैं जो कि धीरज जी यहाँ नहीं बता पाएंगे। वो एक प्राइवेसी रहती है, जॉब के साथ प्राइवेसी रहती है उन चीज़ों की। पर जो व्यक्ति 24 घंटे ऐसे तन के पानी में, मतलब यहाँ तक पानी है और ऐसे खड़ा है कोई व्यक्ति, और शायद वो गन और वजन करके 15-20 किलो, और उसमें नींद कैसे नहीं आती कि अगर मैं थोड़ा सा ऐसे हिचक गया, गर्दन यहाँ है, यहाँ निकल गई तो बुलेट सीधी ठक यहाँ नहीं है, खड़े खड़े भी सोता है, उनको पता है ना। तो वो रहता है कि गर्दन है ऐसे करते करते लोरा लग के, जो बैरिकेड से वो क्या बोलते हैं, जो जहाँ बंकर में बैठे हैं, और ऐसे थोड़ा सा यूँ हो गया तो यहाँ से निकलेगी खटक। तो जो व्यक्ति 48 घंटे जग ले वो क्यों नहीं पढ़ लेगा 18 घंटे? चलो आप ही बता दो इस बात। वैसे तो बहुत, मैं एक बार आपकी बात में जोड़ दूं कि बड़ा वाला फ़ोन है जिनके पास नहीं, जिनके पास किट वाला फ़ोन है, कितने लोग हैं जिनके पास कितना सा फ़ोन है, गिने चुने है, तो बाद वो घंटों वाले तो यही खत्म हो जाती है। पहले तो मेरे पास मेरा सारा दिन ऑनलाइन है तो मैं देख नहीं सकता, वो ऐसे घूम गए व्हाट्सअप, फिर टेलीग्राम, फिर वो पता नहीं कितने, ये ऐसे बिना बात के घूमते रहना उन पर, ये टाइम ये खाते हैं पहले इसको। तो मेरे को ये कुछ नहीं लगता इसके आगे। तो ये चीज़ मेरे को हमेशा मोटिवेट करती थी कि हाँ ये बंदा ऐसे कर सकता है तो अपन तो क्यों नहीं कर सकते। तो यही चीज़ हमेशा मोटिवेट करती थी और इनकी सबसे बड़ी बात मेरे को यही लगती थी। धन्यवाद धीरज सर। अगर 1500 पन्ने पढ़ने से कोई ये गारंटी ले ले कि 1500 पन्ने रट दो, और आपके जीवन की गारंटी लेता हूँ कि आप रहें या ना रहें, आप रहेंगे तो ये फैसिलिटीज़, आप नहीं रहे तो फैमिली को ये फैसिलिटी, तो 1500 पन्ने नहीं रट सकते क्या? मैंने तो शिद्दत से 4 बार तैयारी की, पर हाँ फार्म अप्लाई मैंने वही किया जहाँ ऐसा लगा कि हाँ इसमें सफलता लेनी है, और ईश्वर ने तो कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये 33 श्रेणी का फार्म डाला और सेकंड ग्रेड में तय था भी सिलेक्शन तो होगा, क्यों नहीं। बात लड़ाई रैंक की थी। HM में भी ये था कि सिलेक्शन हो गया, और अगर रैंक बहुत ख़राब आ गई तो फिर नहीं जाएंगे। लेक्चरर में ये था कि हिस्ट्री में सिलेक्शन हो गया और वो रैंक अगर 200-500 के पास में रही और जिला अगर छूट रहा है, बीकानेर पोस्टिंग होती तो मैं शायद लेक्चरर में भी ना जाता। तो ऐसा तो खुद पे विश्वास होना चाहिए आपको।
और शायद कईयों को नहीं पता, मेरी जो थर्ड ग्रेड के बाद में सेकंड ग्रेड की जो मैंने तैयारी की, मेरे खेत में ढाणी है, वहाँ से जो पोस्टिंग पैलेस 22 किलोमीटर, तो घर में लाइट नहीं थी, सारी तैयारी जो है मैंने की थी वो खेतों में पशुओं को देखने के लिए, वो टॉर्च होती ना चार्ज वाली, सारी सेकंड ग्रेड की तैयारी मेरी जो है हिंदी की उसी लाइटिंग में। हाँ, इत्तेफाक से कभी छुट्टी है 2 दिन सूरतगढ़ आ गए फ्रेंड्स के पास में तो बात अलग है, तो वो लाइट पंखा तो सोच ही नहीं सकते, इतना पसीना, यहाँ ऐसे में बैठे हैं सिर्फ रोशनी के लिए, और वो है खेतों के अंदर, वो फिर अगर आप इस मौसम में वो रोशनी करेंगे तो कितने मच्छर आएंगे, है ना। तो उससे बचने के लिए भी बड़े विकल्प करने पड़ते थे। तो ये तो बहाने होते हैं कि जी लाइट नहीं है, लाइट चली गई, कईयों की जान निकल गई, मतलब और लाइट चली गई, और तो लाइट नहीं थी तब भी तो लोग पढ़ रहे थे, तो कमज़ोरियाँ ना बने, है ना। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और पुनः अगली बार फिर एक नई शख्सियत से हम मिलेंगे। जब भी आगामी बड़े पेपर रहेंगे, आप खुद से वादा करेंगे अगला नाम आपका हो ग्रीन पेन में इसमें।